हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि वी विल डिस्कस एंशियंट हिस्ट्री इन 2 वीडियोस। दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य एम्पायर से, मौर्य साम्राज्य से। और लेट अस स्टार्ट। इसमें बता दें कि हम लोग पूरे पीवाईक्यू को आउटलाइन कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि उसमें से क्या-क्या क्वेश्चन कैसे आया है, ताकि उन चीज़ों को समझ पाए। उसके बाद से फिर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहले किसी भी एग्ज़ाम को समझने से पहले जानने के लिए उसके पीवाईक्यू को देखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? वह विलियम जोन्स थे, जिन्होंने सेंट्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की मदद से। और यह मुद्रा राक्षस आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे किया गया था, विशाख दत्त का। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? वह निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य थे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह ग्रंथ है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। मैं अभी कह रहा था मैं लिटरेचर भी डिस्कस करूंगा, जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, मुद्रा राक्षस और मृक्षकटिकम, तो हम चीज़ें जो है मलविकाग्निमित्रम, ये सब जितने लिटरेचर हैं सब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं कि पीवाईक्यू में आया क्या है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? वह 7 प्रकार का था। यह अलग अलग प्रकार का डिवीजन करता था, लाइक पशुपालक, निरीक्षक, योद्धा, दार्शनिक। तो हमारे यहाँ जैसे वर्ण व्यवस्था था, वैसे यह डिवीजन नहीं करता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। यह मेगास्थनीज द्वारा ही लिखा गया था। कुछ घटना और उसके स्थल संबंधित व्यक्ति हैं, लाइक चोल गंगम झील, वो राजेंद्र प्रथम के से संबंधित है। धर्म महामात्र की नियुक्ति वह अशोक। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन के समय हुआ था, हर्षा के समय। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। इसे बाद में कई अलग लोगों के द्वारा उसे साफ करवाया गया, मरम्मत कराया गया रुद्रदामन के द्वारा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया जाता है? तो कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, वो भी बृहद शिलालेख। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह भाब्रू स्तंभ जो है, उसमें स्वयं को सम्राट बताया है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म में यह था कि आपस में अच्छे से रहें। वह एक सिविल कोड की तरह था, और अपने दूसरों और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपाशिनवे बहुक्यामे दया दाने सचे सोचयते माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना। तो आप जो मॉडर्न सिविल कोड देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अशोका के समय हुआ था। शायद इन्हीं सब चीज़ों के लिए वह ग्रेट अशोका के नाम से जाना जाता था। और
अपने शिलालेखों के में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो वह प्रियदर्शी थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी तो वह प्राकृत थी। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो वह ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह थी खरोष्ठी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? वह निश्चित तौर पर रिपीट कर रहा है, खरोष्ठी है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया? तो वह जोन्स प्रिंसेप थे। 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल प्राप्त की थी। इस बात का भी ध्यान रखिए कि वह कौन सा था, तो वह दिल्ली टोपरा अभिलेख था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जो है सर्वप्रथम जॉन्स प्रिंसेप ही पढ़े थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, जिन्हें मतलब जिनकी हत्या करके जिन्हें मारकर फिर वो मतलब उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, वह आए थे। अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ थे। अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वह था तक्षशिला। मौर्योत्तर काल, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें मौर्य काल के बाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट किया जाए और इस बात को समझिए कि जीवन में वही सफल होता है जो निरंतर मेहनत करता जाता है, और वह नहीं सफल होता जो अचानक से बहुत एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट करे और फिर बाद में धीरे कर जाए। तो ये सब चीज़ों आपको मेंटेन करना होगा क्योंकि दिस इज़ द लास्ट वैकेंसी जो आपको एक बड़े अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का एक सोर्स है। तो इसे चूकने मत दीजिए। हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल का मतलब है कि जो हमारे भारत पे हमले होने लगे थे, लाइक कुषाण, पहलव, कण्व, इन लोग के बाहरी लोगों के द्वारा शुंग बाहरी नहीं थे, कण्व बाहरी नहीं थे, लाइक कुषाण, पहलव, ये लोग बाहरी थे। तो उन सब घटनाओं को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंग आए, और शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद कुषाण आए। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था वह जावा सुमात्रा के राजाओं से। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? जूनागढ़ है रुद्रदामन का अभिलेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? वह रुद्रदामन था। अभी डिस्कस भी किया था कुछ देर पहले। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? वह विम कैडफिसेस था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। वह कौन जारी किए थे? सातवाहन जारी किए थे। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? वह था कण्व। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो मौर्य काल खत्म हुआ,
मौर्योत्तर काल खत्म हुआ है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। इस बात का ध्यान रखिए कि हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं है। हाँ, पिछले 2 एग्ज़ामों से देखा जा रहा है 70 फर्स्ट में भी ठीक लेवल था और ये जो एईडीओ हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी अब नेचर एग्ज़ाम का है, वह हार्ड तो होता ही जा रहा है, साथ में लेंदी बहुत है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप कहीं न कहीं एग्ज़ाम ये जो पीवाईक्यू कर रहे हैं, वह आपको अ, अभी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। आप यह सोचिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए इसमें से, यह संभव नहीं है। तो आप यह मान के चलिए कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस और स्टेटमेंट सीधे उसका क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा। तो यू शुड फोकस ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, वह स्कंदगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वह कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त है। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? वह कौटिल्य नहीं थे। कौटिल्य थे। यह देखिए 71st में ये पूछा गया है। आप कई लोग का नागार्जुन कंफ्यूज करके वो करके आए थे कि यह क्वेश्चन गलत होगा, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कौटिल्य में ही माना गया आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? वह बौद्ध दर्शन के लिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। इसमें ये क्वेश्चन है, प्रशय से नहीं हुआ क्योंकि जो है कि खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था और प्रशय के चलते वह नहीं हुआ था, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। वह इतना मूर्ख आदमी था कि इतने बड़े ज्ञान के भंडार को मतलब समाप्त कर दिया। इससे जुड़े कई प्रमुख कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, जिसे कभी समय मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त, देखिए जस्ट अपोजिट कर दिया है। ये ह्वेनसांग आए थे हर्षा के समय में, अरे फाहियान आए थे, ह्वेनसांग हर्षा के समय और फाहियान आए थे इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ये जस्ट अपोजिट कर दिया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो अभी डिस्कस किया ना चंद्रगुप्त सेकंड में। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, वो 518 से 521 के बीच में किए थे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष भड़ोस था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होते थे। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो वह गुप्त काल में ही दिया गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत किया कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसमें से मुख्यतः यह है कि तेवमात्रिक वर्षा से सिंचित भूमि थी, यह भी सही नहीं है। और इसमें से मुख्यतः यह है कि उर्वर, उपजाऊ, मरु
ऊसर, अपरहत, परती शब्द शादबला घास वाली भूमि, पंकिल कीचड़ वाली भूमि, जल प्रायानुपक नई युक्त भूमि, कच्च दलदली भूमि, सरकरा चूना पत्थर, सरकरावती बलुआही भूमि, नदी मातृक नदी द्वारा सिंचित भूमि, देव मातृक वर्षा द्वारा सिंचित भूमि है। तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो हरिसेन है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वह इक्ष्वाकु हैं। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक थे, यह सत्य है। उनका साम्राज्य उत्तर से बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे। उनका उल्लेख पुराणों में भी है। तो इनमें से ज़्यादातर सही हैं और ऑप्शन डी होगा। हुण राजा तोरमाड़ किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो वह प्रकाश धर्मन। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति। कवि वाण निवासी थे भोजपुर के। इनमें से ऑप्शन डी है। कई विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वह वेनसांग था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वह नालंदा था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वह मथुरा था। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो वह न्याय दर्शन का। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? हर्षा थे। निम्नलिखित में से कौन से एक शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? वह भास्कर वर्मन थे। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमते हुए के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? वह आर्यभट्टा थे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत जाने जाते हैं। वह काशी में रहा करते थे। और शौनक ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे। शूद्र गुप्तकालीन नाटककार थे और शौमिला गुप्तकालीन नाटककार, यह भी गुप्तकालीन नाटककार ही थे। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। शायद यह लास्ट ही है एंशिएंट का। बाराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? वह आजीविकों के द्वारा प्रयोग में लाया गया। भारतीय कला में स्तूप और चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह बौद्ध धर्म में हुआ था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली में। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त काल के। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? वह भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्तियां और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत जावा कला का। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने
गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त काल के पास एक मिशनरी भेजा था? तो वह समुद्रगुप्त थे। और दक्षिण में जो चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश थे, उनका डिस्कस करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उनके डिस्कस किए एंशिएंट हिस्ट्री को आप पूरा नहीं मान सकते। तो यह शायद लास्ट चैप्टर है, यह डिस्कस हम लोग जरूर करेंगे। चोल वंश का संरक्षक कौन था? वह विजयालय थे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वह ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय शासक व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह चोल थे। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राजा ने बनाया था? तो वह था पल्लव, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? एकाम्बरेश्वर मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? वह राजराज प्रथम थे। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? वह कुरूर या कुरवूर थी। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में हुआ था? कदम्ब। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने स्थापित किए। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है? विशाखदत्त हैं। कालिदास की कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र का जन्म हुआ है? कार्तिकेय का। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वैशेषिक। तो ये प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से भी संबंधित क्वेश्चंस हैं जितने, उसे भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। इंडिका के लेखक जैसा कि हम डिस्कस किए ही हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह देख लीजिए। बृहद संहिता की वराह मिहिर हैं और मूषिका मसा मूषिक वंश अतुला हैं, राजतरंगिणी की कल्हण है और विक्रमा देवचरित के विल्हण है। ठीक उसी प्रकार से कौटिल्य अर्थशास्त्र के हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी के हैं, कामांदक नीतिसार के हैं और कालिदास कुमार संभवम के हैं। कल्हड़ की एक पुस्तक का क्या नाम है? तो वह अभी डिस्कस किए थे, राजतरंगिणी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा है, तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? वह राजनीतिक नीतियाँ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक उसी को बार बार रिपीट किया है। इसमें जो है सही युग में क्या है? वह मत विलास प्रहसन। ये महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया है। पल्लव राजा थे। अमुक्त माल्यद, यह कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य में थे। तुलु वंश में सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज के द्वारा और मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा था? तो वह उसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई। और कितार्जुनियम पुस्तक किसने लिखी थी? वह भारवी लिखे थे। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया था? वह कालिदास लिखे थे। और स्वप्नवास वासवदत्ता के लेखक भास हैं। पृथ्वीराज रासो निश्चित तौर पर चंद्रबरदाई। तो महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री के त्रावणकोर राज्य में प्राप्त किया था और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर्ष चरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो बाण थे, बाणभट्ट, जो बिहार से संबंधित थे। चरक चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष से और विशाखदत्त नाटककार थे। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसने लिखी थी? कामंदक थे। तो अब यह पूर्व मध्यकाल है।
इसके बाद मध्यकाल स्टार्ट होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री क्योंकि हमें कंप्लीट करना था इस वीडियो में, तो यह भी चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो वह नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? वह थे हरि सिंह। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में यह कहिए। यह कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो कौन से गलत हैं? तो पहला और दूसरा। इसकी स्थापना जो है वह धर्मपाल ने किया था। तो पहला गलत है और दूसरा बांका नहीं है, भागलपुर में। विक्रमशिला का प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किए थे? धर्मपाल ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित? उसी को रिपीट कर रहा है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? कर्नाट। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आब्दीन। और यहाँ से स्टार्ट होता है मध्यकाल भारत का इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में 2 पार्ट में मिडाइवल भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 4 या 5 पार्ट में मॉडर्न ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू। और आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए और इस बार ज़रूर क्रैक करिए एग्ज़ाम्स को। थैंक यू।